नमस्कार। वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता भी लग चुका है। इसके साथ ही तमाम जो पार्टियां हैं, उसमें टिकट बंटवारे को लेकर हलचल है, रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहा है। बिहार एनडीए में भी हलचल है, भूचाल है, एक तरीके से कहे तो उठापटक चल रहा है। जो पशुपति पारस हैं, एलजेपी के जो नेता हैं, उन्होंने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। आज उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो अपना दर्द बयां किया है, वो उन्होंने कहा है कि मैं मोदी नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूं, लेकिन मेरी पार्टी के साथ अन्याय हुआ है। आ रहे इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर निशिंत किंजल साहब। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि पशुपति पारस की जो राजनीति है रामविलास पासवान के निधन के बाद 2020 में पार्टी में टूट हुई और 5 सांसदों को लेकर उन्होंने अलग गुट बना दिया। चिराग पासवान अकेले बच गए और फिर उसके बाद कैसे चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में उनकी जो हैसियत रही, वो हम सबके सामने है। अचानक पशुपति पारस की हैसियत, राजनीतिक हैसियत बदल गई। अभी मोदी का परिवार, सभी जो बड़े नेता थे या छोटे बड़े नेता कार्यकर्ता बीजेपी के, सबने मोदी का परिवार लिखा डीपी में। पशुपति पारस ने भी मोदी का परिवार अपने डीपी में लगाया था नाम के आगे, लेकिन परिवार का सदस्य होने के बावजूद बीजेपी ने उन्हें अपने परिवार का सदस्य नहीं माना और जो सीट शेयरिंग को लेकर के जो फैसले हुए, उसमें उन्हें किनारा लगा दिया गया। आप पशुपति पारस की राजनीति और चिराग पासवान का उभरना और आगे का जो भविष्य है, लोजपा, खास करके पशुपति पारस और चिराग और जो बाकी छोटी-मोटी पार्टियां हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद संतोष जी। ये बात सही है कि पशुपति पारस किनारे लगा दिए गए या यूं कहें कि ठिकाने लगा दिए गए। जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो मैं पिछले 10 सालों में देख रहा हूं, जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, ये एक नया युग है। तो वहां पर जो लोग बैठे हैं, जो राजनीतिक जो उनका थिंक टैंक है, ये लोग बिल्कुल ही अपने लक्ष्य पर निगाह रखे हुए हैं। बिल्कुल उससे उनकी निगाहें हटती नहीं। कोई स्टेप ऐसा नहीं लेते कि आलतू फालतू स्टेप हो, गलती थोड़ी बहुत हो जाए, जैसे झारखंड में गलत स्टेप हो गया, फिर उसको वो करेक्ट करने का कोशिश करते हैं। रही बात पशुपति पारस की, पशुपति पारस कभी भी नेता नहीं थे। यह रामविलास पासवान जो नेता थे, उनकी पार्टी के, रामविलास जी के भाई के नाते या उस पार्टी के टिकट के नाते इनका वजूद था। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान अकेले नेता थे और उनकी वजह से उस पार्टी का वजूद था। ये रामविलास जी का कौशल था कि वो कैसे न कैसे करके कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया, लालू जी के साथ कर लिया, या फिर कभी भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। तो वो लीडर थे। अब आइए पशुपति पारस पर। पशुपति पारस को मंत्री जरूर बनाया गया क्योंकि सरकार चलाने के लिए सांसदों की आवश्यकता होती है। तो ये मंत्री थे और साथ में इनके साथ सांसदों की संख्या थी, जो किसी भी बिल पास करने के लिए या संसद में बहुमत के आंकड़े को बढ़िया से दिखाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। चिराग पासवान को आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, खास करके बिहार की यूनिट ने बहुत होशियारी से तराशा है चिराग पासवान को। ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान रामविलास जी के बदले में ये नेता हो गए, ऐसा नहीं था। रामविलास पासवान जी उस स्कूल से निकले थे जहां कर्पूरी ठाकुर, विश्वनाथ प्रताप सिंह चौधरी, देवीलाल, उसके पहले चरण सिंह, राम मनोहर लोहिया वहां से निकल कर आए थे। तो उनमें वो लीडरशिप थी। चिराग पासवान में वो लीडरशिप बिल्कुल नहीं थी। ये भूल हम नहीं कर सकते। चिराग पासवान अपने आप लीडर भी नहीं बने। चिराग पासवान को बहुत होशियारी से
मीडिया ने लीडर बनाया और थोड़ा सहारा बीजेपी ने भी दिया और उन्होंने भी उस सहारे का पूरा भरपूर फायदा उठाया। आप वो दिन याद करिए जब चिराग पासवान को दिल्ली का 12 जनपद का बंगला जब खाली करना पड़ा था, तो चारों तरफ हंगामा मचा के रख दिया कि रामविलास जी की तस्वीरें बाहर सड़क पे फेंक दी, मकान खाली कराया गया। उस दिन बड़े नाराज थे चिराग पासवान। लेकिन समय के साथ-साथ जैसे बिहार की राजनीति में एक जो दलित वर्ग का वोट है, खास करके जो पासवान समाज का वोट है, उससे काफ़ी मिलिटेंट वोट के समान एक पहचान मिली हुई है और उस वोट के मालिक कह लें या उस वोट के नेता रामविलास जी थे। ये देखना था कि ये किस तरफ जाता है, पशुपति पारस की तरफ जाएगा या चिराग पासवान की तरफ। पशुपतिनाथ पारस उस वोट को अपने नेतृत्व की तरफ मोड़ने में बिल्कुल ही सक्षम नहीं हुए। मंत्री जरूर थे, लेकिन चिराग पासवान उस वोट को अपनी तरफ मोड़ने में सक्षम हुए और इसमें इनको मीडिया का भरपूर फायदा मिला। तो आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया, चिराग पासवान को 5 सीटें और पशुपति पारस को ठेंगा। ये मेरे ख्याल से उनका कोई गलत निर्णय नहीं है, क्योंकि मालूम है इसके बाद इस चुनाव में यदि पशुपति पारस और चिराग पासवान सामने-सामने आ जाते हैं हाजीपुर में और वहां यदि चिराग पासवान जीत जाते हैं, तो इस पर मुहर लग जाएगी कि दलित या फिर कहें कि पासवान वोटर के एकमात्र नेता चिराग पासवान है। पशुपतिनाथ पारस के पास ज्यादा विकल्प है नहीं। वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि लालू प्रसाद जी के पास जाने पर या महागठबंधन में जाने पर टिकट तो भले ही कुछ सीटें जरूर मिल जाएंगी, लेकिन वहां उनको इस पर संशय होगा कि जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। इसलिए उनका जरूर वो आखिरी वक्त तक इंतजार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ आश्वासन आ जाए। जैसे यही आश्वासन आ जाए कि आपको राज्यसभा भेज देंगे और फिर आपको अगली सरकार में मंत्री बना देंगे, तो मुझे लगता है इतने पर भी वो मान जाएंगे। हमें भी, क्योंकि उनको सूरजभान जी के लिए भी कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी बार्गेन करना चाहेंगे, लेकिन उनके पास ज्यादा कुछ है नहीं बार्गेन करने के लिए। जी। लालू जी भी अ, बहुत सख्त सख्त बार्गेनर है। जी। बीजेपी दलित और पिछड़े नेताओं के साथ जैसे हम लोग 2-3 रुपए में कलम खरीदते हैं, लिखो फेंको। हम्म, एक बार उसका प्रयोग किया और उसके बाद फेंक दिया। बीजेपी बिल्कुल। जो उसकी जो स्ट्रेटजी रही है, हम पीछे से भी देखें, पिछले 2 दशक का पूरा इतिहास अगर उठाकर देखें, तो दलित पिछड़े नेताओं को का इस्तेमाल करती है बीजेपी और काम निकल जाने के बाद फेंक देती है, बाहर कर देती है। और दूसरी स्ट्रेटजी इसकी है कि जैसे अगर किसी खास जाति का कोई लीडर अगर बड़ा लीडर है, उससे कमज़ोर करना है, तो उसी जाति के दूसरे छोटे लीडर को बड़ा कद दे करके और उसके प्रभाव को कम करती है और फिर जो छोटे जो नेता हैं, जिसे वो बड़ा बनाती है पद देकर उसके कद को बढ़ाती है, फिर मौका आने पर उसे भी खत्म कर देती है। अगर पशुपति पारस के साथ बीजेपी ने जो किया है, वो बुरा क्या किया है? उन्होंने रामविलास पासवान अपने भाई को धोखा दिया एक तरीके से। भतीजे को धोखा दिया और पार्टी में तोड़ करके उसके साथ तो बीजेपी ने तो जैसा किया वैसा लौटाया उन्हें। देखिए, अ, हम लोग ये बड़ा आसान है कहना कि बीजेपी ने इनको इस्तेमाल करके निकाल दिया। यदि आप ध्यान से देखेंगे 2004 में जो लोकसभा चुनाव हो रहा था, रामविलास पासवान एनडीए से निकल कर आए थे और कहते थे कि हमने एनडीए की सरकार गिरा दी इसलिए कि नरेंद्र मोदी के मसले पर, गोधरा कांड के मसले पर हमने सरकार गिरा दी। उस समय उनके पास कोई विकल्प नहीं था, एनडीए के दरवाजे उनके लिए बंद थे। लालू प्रसाद जी ने उनको अपने साथ लिया और उनको दिल्ली पहुंचाया और उसके बाद रामविलास पासवान जी की राजनीति खत्म हो जाती, उस पर सांसद संसद में नहीं जाने वाले थे। लालू जी ने उनको अपने साथ लिया और वहां जाके उन्होंने रेल मंत्री का पद मांगा, जो उन्हें नहीं मिला, लालू जी ने लिया। और फिर तुरंत बाद उसी रामविलास पासवान जी ने बिहार में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सरकार के खिलाफ पूरे राज्य में घूम घूम कर माहौल बनाना शुरू किया और अंततः
राबड़ी देवी की सरकार चली गई। तो वहां तो रामविलास पासवान ने यूज किया, उन्होंने यूज किया कांग्रेस को भी, उन्होंने यूज किया भारतीय जनता पार्टी को भी, उन्होंने यूज किया लालू प्रसाद यादव को भी। तो ये लोग भी तो यूज करते हैं। जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही कि पशुपतिनाथ पारस, उन्होंने अपने भाई के, जो उनके भाई रामविलास जी का जो कद था और उनका जो जो प्रभाव था, उनका उनकी जो राजनीतिक शक्ति थी, उसका इस्तेमाल किया। मंत्री बन के 5 साल सत्ता सुख भोगा। सिर्फ यदि ये, और उतना ही नहीं, जहां तक मुझे याद है उन्होंने बड़े बेआबरू करके चिराग पासवान को पार्टी से बाहर किया था और एक तरह से पूरी पार्टी ही हथियाली थी। तो इनके साथ दूसरे ने क्या बुरा किया? ये लोग भी तो वैसे ही सौदागर हैं, लिखो फेंको वाला काम ये भी तो कर रहे हैं। तो ये दोनों तरफ से हो रहा है, बड़ी पार्टी भी कर रही है और छोटे ये भी सौदागर है। जैसे आप देखें, उपेंद्र जी जब 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ गए, इन्हें उन्होंने 3 सीटें दी थी और तीनों सीट पर उपेंद्र जी सांसद जितवा पाए और स्वयं केंद्र में मंत्री भी बने थे। बावजूद इसके उन्होंने 2019 में मैं नरेंद्र मोदी जी को छोड़ दिया सीटों के चक्कर में। लालू प्रसाद जी के गठबंधन में उन्हें ज्यादा सीटें मिली। जो लालू जी लोगों का क्या आरोप था कि आपको सीटें तो हमने दे दी, आपके पास कैंडिडेट थे नहीं, आप सीटों के लिए कैंडिडेट खोज रहे थे। ये भी इन पर आरोप लगा कि इन्होंने सीटें बेची उस दौरान। और नतीजा ये हुआ कि जितनी सीटें इन्हें मिली थी, जहां तक मुझे याद है 6 सीटें मिली थी और 6 के 6 ये हार गए। तो कहाँ तो नरेंद्र मोदी ने 3 सीटें दी और तीनों पर आपके सांसद जीते और आप मंत्री बन गए। आपने उनको अकारण छोड़ दिया। शायद उन समय चूंकि नीतीश कुमार से गठबंधन हो गया था, तो स्वाभाविक है कम सीटें मिलनी थी, जैसा कि आज हो रहा है। तो कम सीटें मिलनी थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपनी सीट तो निकाल ही लेते, काराकाट मिलता तो जीत जाते। एग्जैक्टली वही स्थिति अभी है। अभी 2024 में चुनाव होना है। उपेंद्र कुशवाहा अच्छी तरह जानते हैं कि यदि ये एनडीए से बाहर जाएंगे, महागठबंधन में कुछ टिकट ज्यादा मिल भी जाएगी, जीत की कोई गारंटी नहीं है। सब लोग मानते हैं कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी का कुछ न कुछ, जो भी मैजिक हो, आप जिस नाम से इसको पुकारिए, तो कुछ ना कुछ तो चमत्कार होता है और उस चमत्कार के बाद दिखता है कि मोदी के जैसे 40 में से 38 सीटें, 39 सीटें, 37 सीटें ऐसे जीतने की संभावना बनी रहती है। तो उपेंद्र कुशवाहा अच्छी तरह जानते हैं कि एक सीट यदि उनको काराकाट का मिल रहा है, तो करीब करीब वो जीत की गारंटी है। लालू प्रसाद के पास चले जाए, वहां 5 सीटें मिले, एक में भी जीत की गारंटी नहीं है। तो हमें नहीं लगता कि उनकी कुछ नाराजगी है। ये अभी आप कैसे कह सकते हैं कि गारंटी नहीं है और उधर जीत ही जाएंगे? ये अनुमान कैसे इसलिए लगा? इसलिए इसलिए कि अभी 2019 का चुनाव आप याद कीजिए। 2019 के चुनाव में उन चूंकि उन्होंने देखा है, उधर से 3 सीट जीत कर गए थे और इधर जब 6 सीटें मिली, एक में भी नहीं जीत पाए थे। तो और क्योंकि 2014 में नीतीश कुमार अलग थे और 2019 में नीतीश कुमार उसके साथ आ गए थे, जिसके कारण उनकी सीटें कम हो गई थी। अभी नीतीश कुमार साथ में है और उसमें रामविलास पासवान जी की पार्टी भी साथ में है। इनको कहीं न कहीं जो, और दूसरा चीज, नीतीश कुमार को छोड़कर अभी हाल के समय में गए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के समय और उसके पहले लोकसभा में लालू जी के साथ थे और इसको छोड़ के गए हैं। तो मालूम है दोबारा यदि किसी जगह जाते हैं तो उन्हें एक पहले जैसा अच्छी डील नहीं मिलेगी। एक तो डील खराब मिलेगी और दूसरा इन सबको डर है कि दोबारा हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्योंकि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो वहां के नैरेटिव चेंज हो जाते हैं, विधानसभा के चुनाव आते हैं तो वहां नैरेटिव चेंज होता है। कम से कम बिहार में तो यही होता है। पिछली बार जब मुकेश सहनी जब बीजेपी एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि उन्होंने अपनी सीट गंवा दी थी, लेकिन जो विधायक जीते थे बाद में तो बीजेपी के साथ आ गए सारे के सारे। उसमें और थोड़ा आज सा आज फर्क है। इसमें एक और ऐड करना चाहता हूं। आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा भी है कि यदि कांग्रेस को वोट करते हैं तो यदि कोई जीतता भी है तो वो बीजेपी में चलाएगा और नहीं तो हम उसे ले आएंगे। तो ओवरऑल जीतेगा, भले गठबंधन के नेता जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उसके कोई प्रत्याशी अगर जीत करके एमपी बन जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो उसके साथ रहे, वो इधर आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी उसके बाद तो उनका डिब्बा खाली ही रहेगा। ये भी तो देखिए, संभावनाएं जो हैं।
जैसे बिहार में अभी लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं, तो हम पार्टी के सबसे बड़े नेता जीतन राम मांझी हैं, और जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, इसके सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा स्वयं हैं, और ये दोनों ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ऐसा लग खुद रहा है। लड़ेंगे। हाँ, ये जब लड़ेंगे तो मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे वो तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि वो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन ये उस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, तो पार्टी मर्ज करेंगे ऐसा तो नहीं लगता। लेकिन जब विधानसभा चुनाव में जाते हैं, तो विधानसभा चुनाव में जो इनके विधायक आते हैं, उन विधायकों की कोई ज्यादा कमिटमेंट नहीं होती है, क्योंकि ये नेता है तो इनकी कमिटमेंट अपने पार्टी के प्रति है कि भाई ये मेरी पार्टी है, ये मेरा घर है, या मेरा दुकान है। लेकिन जो विधायक जो जीत के आते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि वो विधायक, जैसे हम जो मुकेश सहनी की पार्टी में जो विधायक लोग आए थे, ये चर्चा सरेआम थी कि उन सबों ने कहीं ना कहीं वो टिकट खरीदा था, तो उनको यदि मंत्री पद नहीं मिलता है या फिर कहीं लाभ मिलता है, तो बहुत आसानी से वो अपना पाला बदल के भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। तो विधानसभा और लोकसभा में एक मेजर फर्क है। लोकसभा में नेता, उस पार्टी के बड़े नेता स्वयं लड़ रहे हैं, तो वहां काफी कुछ स्टेक पर है, तो ऐसा, और ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो तो ऑलरेडी वहां है। विधानसभा का चुनाव, जैसे अब मान के चलते हैं कि आपको पिछली बार भी मैंने कहा, एक लोकसभा सीट का मतलब 6 विधानसभा की सीटें ये मांगेंगे। तो विधानसभा में जब कोई जीतता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इनके पास विधानसभा में हर सीट पर इनके पास अच्छे कैंडिडेट हुए। तो कई दफा दूसरे पार्टी के नेता या फिर और लोग, मतलब ये चुन के ये खोज कर लाते हैं, या फिर वो खुद इनको खोज लेते हैं, जिसमें कहा जाता है कि पैसे का भी खेल होता है कई दफा। हालांकि मेरे पास इसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ये बातें सरेआम चलती हैं कि टिकटें बेची गई। तो वैसे यदि आप टिकट बेचकर किसी को विधानसभा का सीट देते हैं, टिकट देते हैं, और वो यदि जीत जाता है, तो उसकी निष्ठा भी पैसे के प्रति है, उसने पैसा लगाया हुआ है, दुकान के समान है, जहां उसको लाभ मिलेगा वहां वो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इस नुकसान बार हो क्या होगा? सन ऑफ नुकसान मल्लाह होता का इस जी, इस बार नुकसान सन ऑफ समाज का मल्लाह का होता है, क्या होगा? क्योंकि देखिए, मुकेश सहनी शुरू से ही उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता मुझे तो कभी कहीं दिखाई नहीं दी। आप बताइए, आप ये कहना कि जो मलाह के लिए आरक्षण देगा, मलाह के लिए आरक्षण क्या होता है? आप अत्यंत पिछड़े वर्ग में हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बिहार में लगा हुआ है, अब कौन सा आरक्षण चाहिए? एक जाति का कहीं कोई आरक्षण होता है? तो ये कहना कि जो जो मलाह को आरक्षण देगा उसके साथ हम जाएंगे, इस बात में हमको कुछ ज्यादा तथ्य नहीं लगता। हाँ, एक बात और कई बार आई है, तो वो कहते हैं कि मलाह को आप, हमारी जाति को आप डाल दें, एससी में डाल दें। तो ये सब चीज तो आप प्रस्ताव देंगे, फिर वो उसके लिए अनुग्रह नारायण इंस्टीट्यूट में या फिर उसके जो सोशल इंजीनियरिंग के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से फिर उसके जांच पड़ताल होती है, उसको उसकी अपनी प्रक्रिया है। तो उसको राजनीतिक चश्मे से इतना ज्यादा देखना मेरे ख्याल से ये कोई मतलब नहीं है। और दूसरा क्या है, अभी आज बोलते हैं कि लालू जी अच्छे हैं, तुरंत पिछले विधानसभा चुनाव के पास आसपास निकल गए, ये कहते हुए निकल गए कि तेजस्वी यादव ने इनकी पीठ में छुरा भोंका है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। फिर कभी बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी धोखा दे रही है, तो सब धोखा देती है, तो आप किसी से क्यों सटते हो? आप तो अकेले आप पॉलिटिकल कमिटमेंट तो न उपेंद्र कुशवाहा क्या- के साथ है, न के पास है, न हाँ, जीतन राम मांझी, न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुकेश सर, हाँ किसी के बिल्कुल, पास तो कमिटमेंट है नहीं पॉलिटिकल। नहीं विचारधारा से नहीं कोई किसी के मतलब नहीं पास, और समाज से कहीं कोई नहीं, मतलब कहीं नहीं। कहीं नहीं। सबको कहीं ना कहीं कुर्सी चाहिए, अपना लाभ चाहिए। कमिटमेंट आप देखेंगे तो मैं इसके कहने में कोई गुरेज नहीं है। कमिटमेंट और नीति सिद्धांत कहीं पर नहीं। एक बात बताइए, आज के तारीख में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता चला आता है, क्या कांग्रेस लेने से इनकार करती है? नहीं इनकार करती। लालू जी लेने से इनकार करते हैं? नहीं करते। नीतीश कुमार लेने से इनकार करते? कोई नहीं करता। जिताऊ कैंडिडेट कहीं से भी आया, ले लिया। अब उसकी आपराधिक छवि है, अनपॉपुलर है, कुछ कुछ बहस नहीं है, कुछ भी कोई अच्छा आके ये कहीं जा सकता है। जी दलित पिछड़े नेताओं को ये गुमान क्यों हो जाता है कि जैसे अगर कोई मल्लाह जाति से है कोई नेता, तो वो समझता है कि मल्लाह पूरी मल्लाह बिरादरी के पालनहार वही है,
उसके भाग्य विधाता वही हैं। अगर कुशवाहा समाज से है कोई नेता जैसे उपेंद्र कुशवाहा, तो वो समझते हैं कि भाग्य विधाता हम ही हैं और हम ही उसके प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं। बीजेपी ने इसको तोड़ दिया है। उसने थोड़ा लीडरशिप को खंडित कर दिया है। आप उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, सम्राट चौधरी भी हो सकते हैं। मुकेश सहनी नहीं, और भी कई निषाद नेता है उसको खड़ा कर। तो ये इन लोगों का जो गुमान है उसे तोड़ने की एक तरह से जो ये बीजेपी ने एक अभियान चलाया है, उसको आप कैसे देखते हैं? और इन लोगों में ऐसी ये अहंकार क्यों हो जाता है? क्यों लगता है ऐसा? देखिए, ये अहंकार इसलिए हुआ कि छोटे वर्गों में या छोटी जातियों में या कमजोर वर्गों में राजनीतिक चेतना का अभाव है, पहली बात। दूसरा, आर्थिक बदहाली और सामाजिक बदहाली इतनी ज्यादा रहती है कि राजनीति के लिए जो संसाधन चाहिए उनके पास होता नहीं है, और राजनीतिक शिक्षा भी नहीं होती, चेतना भी नहीं होती। उसमें दो तरह से ये लोग नेता बनते हैं। या तो कोई जो सक्षम या मजबूत समाज है वो किसी को चुन लेता है कि ये आज ये सही है, इसको आगे बढ़ा के इसको नेता बना लेते हैं, और इसके पीछे से रिमोट कंट्रोल से उसे चलाते रहते हैं। एक उदाहरण शायद थोड़ा बहुत आप याद करिएगा, राम सुंदर दास जी का उदाहरण सामने रख के आप देख सकते हैं, जिनके पीछे राजपूत समाज का बिल्कुल रिमोट रहता था, और राम सुंदर दास जी उनके कठपुतली के समान राजनीति करते थे। खैर, तो एक तो ऐसे निकलते हैं, दूसरा कोई इन वर्गों से कोई स्वयं मेहनत करके कोई आदमी निकल भी गया तो बहुत ज्यादा लंबा नहीं जा पाता है, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं इसी चक्की में पिस जाता है कि कैसे राजनीति में सरवाइव करें, कैसे मंत्री बने, कैसे आगे का टिकट मिले, कैसे दोबारा चुनाव जीते। तो वो किसी न किसी गठबंधन में घुसना चाहता है। उसके सबसे बड़े उदाहरण आपके सामने रामविलास पासवान जी। उन्होंने यही किया, क्योंकि अकेले वो लड़ते तो शायद बाद के समय में तो वो सांसद भी नहीं बन पाते। तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो कभी कांग्रेस के साथ। तो आपका ये कहना सही है कि ये लोग सोच लेते हैं कि हम ही पालनहार हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखते हैं कि उस समाज में दूसरा नेता पैदा ना हो जाए, या दूसरा नेता कोई निकल रहा हो तो उसे उसे दाबते हैं, उसे ढकेल देते हैं नेपथ्य में। भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज को समझा है, और उसने ऐसे नेताओं को सामने ला ला कर नए-नए मोहरों को लाकर रखा और कहा कि तुम नेता हो तो ये लो, अब इसे पकड़ो। जैसे मुकेश सहनी को साइज में रखने के लिए नीतीश कुमार ने तो मदन सहनी को मंत्री बनाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरीश सहनी और अजय निषाद, 2 जने आप देख लें। तो कह सकते हैं कि तुम तो कुछ नहीं हो, हमारे ये नेता भी चलेंगे। उपेंद्र कुशवाहा निश्चित रूप से कुछ समय पहले तक कुशवाहा समाज के बिहार में सबसे बड़े नेता थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और अभी जो उप मुख्यमंत्री बना दिया, एक तरह से ये बहुत बड़ा संकट की घड़ी है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, कि अब यदि वो कोई मिस्टेक करते हैं, राजनीतिक चूक होगी, तो शायद काफी लंबे समय तक के लिए उन्हें बियाबान में भटकना पड़ सकता है। अच्छा, ये अंतिम सवाल ये कि जैसे मुकेश सहनी मल्लाह के नेता हुए, उपेंद्र कुशवाहा या सम्राट चौधरी कुशवाहा के नेता हुए, जीतन राम मांझी मुसहर जाति के बिरादरी के जो हैं वो नेता हुए। लेकिन चिराग पासवान पासवान समाज के नेता हुए। लेकिन कोई विजय कुमार सिन्हा भूमिहार जाति के बिरादरी के नेता नहीं होकर के सभी समाज के नेता होते हैं। शिवानंद तिवारी जैसे जो नेता हैं वो ब्राह्मण समाज के नेता न होके सर्व समाज के नेता होते हैं। ये जो चीज़ें हैं आखिर दिमाग में जो दलित अगर कोई है तो दलित का नेता हो गया, पिछड़ा है तो पिछड़ा का नेता हो गया। लेकिन ऊपर के समाज के नेता सभी सर्व समाज के नेता हो जाते हैं। जी, आप देखिएगा, यदि आप आर्ट किताब पढ़िए या फिर पत्रकार को देखेंगे, आप किसी अखबार में देखिए लेख छपा रहेगा, तो दलित चिंतक, दलित लेखक, दलित कहानीकार, जैसे कि कोई आदमी यदि कोई अनुसूचित जाति में पैदा हो गया तो उसकी सीमा रेखा बांध दी गई। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, तो उनको मान लिया गया कि दलितों के नेता है। श्री कृष्ण सिंह जी हो गए तो वो समाज के नेता हो गए। तो ये तो नैरेटिव इसलिए है कि पहले से चलता हुआ आया है। जो बढ़ा हुआ समाज है, जो मजबूत समाज है, उसने एक नैरेटिव ऐसा रखा हुआ है कि वो दिखलाते हैं कि हम समाज के नेता हैं। और जैसे जैसे अब बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं, कर्पूरी ठाकुर को देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर।
उनको सबों ने अत्यंत पिछड़ा वर्ग के एक छोटे से दायरे में उनको बांध के रख दिया। बांध दिया जी। उनको समाज का नेता कह के नहीं बोलता। जगदेव बाबू जो इतने बड़े समझिए कि समाजवादी नेता हुए, जगदेव बाबू और उसी समय के जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण जी समाज के नेता हो गए, वो कायस्थ के नेता नहीं हुए। जगदेव बाबू कुशवाहा समाज के नेता हो गए। रामलखन सिंह यादव समाज के नेता नहीं हुए, वो यादवों के नेता हो गए। और उन्हीं के आस बगल में चलने वाले सत्येंद्र नारायण सिन्हा और जगन्नाथ मिश्रा ये समाज के नेता हो गए। तो ये जो पुराना नैरेटिव है, उस नैरेटिव के कारण ये सारी चीजें चलती आई। और उसी नैरेटिव शिवानी के को कारण जब उसी नैरेटिव के हाँ, कारण प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी नेता हो गए। और नहीं जो पिछले उसमें पिछले दिनों जो एक मंत्रियों की जो लिस्ट जारी की गई थी, बताया गया था कि देखिए बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने इतने ओबीसी और दलित नेताओं को मंत्री बना दिया, सांसदों को मंत्री बनाया, लेकिन ब्राह्मण नेताओं या राजपूत या भूमिहार नेताओं की लिस्ट कभी जारी नहीं होती है कि देखिए इतने ब्राह्मण मंत्री बनाए गए, इतने भूमिहार बिरादरी से मंत्री बनाए गए, ये नैरेटिव नहीं कहा जाता है। इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? देखिए ये सब तो फिर रहस्य खुलने लगेगा ना। कभी कभार देखते हुए कि आ जाता है कि न्यायपालिका में बड़े पदों पर कौन से लोग ज्यादा बैठे हैं, यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर कौन है, पदाधिकारी कौन है, सेक्रेटरी। राहुल गांधी ने स्वयं कहा था कि जो 97% जो ओबीसी, जो पूरा 3% जो ब्यूरोक्रेसी का है देश के स्तर पे, वो 3% ओबीसी के हाथ में, 97% जो है सो अपर क्लास के हाथ में। तो ये तो अलग विषय है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसको ठीक होने में बहुत समय लगेगा और ये हर जगह दिखता है, चाहे दरअसल आप दरअसल नैरेटिव बनाने वाले लोग वही हैं, इसलिए हाँ बिल्कुल दलित चिंतक हो जाते हैं और वो बाकी बिल्कुल उधर के लोग सर्व बिल्कुल समाज के हो जाते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल यह बातचीत आपको कैसी लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।